ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। 2014 में सत्ता में आने से पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के रुपए की कीमत को लेकर बयान कुछ इस तरह के हुआ करते थे, जिसमें कमजोर होते रुपए का ठीकरा मनमोहन सरकार पर फोड़ा जाता था। खैर, भाजपा नेताओं के यूपीए सरकार पर किए गए जबानी हमले काम आए और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। जानते हैं उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या कीमत थी? 58 रुपए 66 पैसे। और आज 8 साल बाद जब भाजपा को सत्ता संभाले 8 साल हो चुके हैं, तो रुपए की कीमत ने गिरावट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 9 मई को रुपया रिकॉर्ड गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले 77 रुपए 60 पैसे पहुंच गया। और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 77 रुपए 25 पैसे पर है। इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह होती है और असलियत अपनी जगह। तो फिर किन कारणों से रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव आता है और कैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तय होती है, और आरबीआई कैसे रुपए की कीमत को अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि आप कितने रुपए देकर कोई करेंसी खरीद सकते हैं। ये इसलिए होता है कि जब आप अमेरिका में कोई चीज खरीद रहे हो तो आपको पहले भारतीय रुपए से डॉलर खरीदना पड़ेगा, फिर उस डॉलर से आप वो चीज खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर कोई अमेरिकन भारत से कुछ खरीदना चाहता है तो उसे पहले डॉलर देकर रुपया खरीदना पड़ेगा और फिर वो चीज खरीद पाएगा। यानी अगर रुपया गिरता है तो आपके लिए अमेरिकी चीजें और महंगी हो जाएंगी और वहीं अमेरिका वालों के लिए भारत में चीजें और सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि वो कम डॉलर देकर ज्यादा रुपया ले पाएंगे। लेकिन इसका एक फायदा भारतीय प्रोड्यूसर्स को ये होता है कि अमेरिकन ज्यादा चीजें भारत से खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्हें सस्ती चीजें मिल रही होंगी। यानी अगर रुपया कमजोर होगा तो इसका एक फायदा ये होगा कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अगर हम चीन को देखें तो वो जानबूझकर अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले कमजोर रखता है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर ही निर्भर है और अगर डॉलर के मुकाबले युआन मजबूत होगा तो लोग चीन से कम चीजें खरीदेंगे, जिससे उसके एक्सपोर्ट में कमी हो सकती है। इसलिए चीन जानबूझकर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है। लेकिन रुपया अगर कमजोर होगा तो उससे जो भारतीय कंपनियां विदेशों से रॉ मटेरियल खरीद रही हैं, उनके लिए सब कुछ महंगा हो जाएगा और उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी रुपए के कमजोर होने की वजह से एक तरफ जहां एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वहीं पर रॉ मटेरियल खरीदने वाली भारतीय कंपनियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कैसे तय होती है। रुपए का प्राइस डॉलर के मुकाबले क्या होगा, ये सब डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। मार्केट में डॉलर की डिमांड अगर ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो डॉलर महंगा मिलेगा, और अगर इसके उलट है तो डॉलर सस्ता हो जाएगा और रुपया मजबूत। हालांकि भारत में बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपए का प्राइस सिर्फ मार्केट ही तय नहीं करती, बल्कि इसमें आरबीआई भी अहम भूमिका निभाता है। आरबीआई ये चेक रखता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में एकदम से ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए, जिससे मार्केट में पैनिक फैले। इसके लिए आरबीआई वक्त आने पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करता रहता है। जैसे हाल ही में रुपए की कीमत को स्टेबल करने के लिए आरबीआई ने अपने रिजर्व्स में से मार्केट में डॉलर बेचना शुरू कर दिए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने 8 मार्च तक ही आरबीआई ने 5 अरब डॉलर के करीब पीएसयू बैंकों के जरिए मार्केट में उतार दिए थे। आरबीआई मार्केट में जितने के डॉलर बेचेगा उतनी ही भारतीय करेंसी मार्केट से खींच भी लेगा, जिससे सिस्टम में पड़ा ज्यादा पैसा खत्म हो जाएगा।
रुपए और डॉलर में डिमांड सप्लाई सही हो जाएगी तो रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा। यही कारण था कि हाल ही में आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई। अब रुपए की डिमांड कितनी है और डॉलर की कितनी, ये पता चलता है भारत के बीओपी से, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से। इसी लेजर से पता चलता है कि दुनिया को कितने रुपए चाहिए और भारतीयों को कितने डॉलर। ये जो बीओपी है वो दो हिस्सों में बटा होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में उन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दर्ज होता है जो करंट बेसिस पर खरीदी बेची जाती हैं। इनमें गुड्स और सर्विसेज शामिल होती हैं। वहीं कैपिटल अकाउंट में वो चीजें होती हैं जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जाता है, जैसे किसी भारतीय ने अमेरिका में लैंड खरीदी या फिर किसी अमेरिकन ने भारत में पैसा इन्वेस्ट किया। इन चीजों के लिए किसी को चाहिए रुपए तो किसी को डॉलर। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। क्रूड ऑयल महंगा है और भारत 80% ऑयल विदेशों से ही इंपोर्ट करता है, तो डॉलर की डिमांड भारत के लिए ज्यादा हो गई है। और वहीं जो पूरी दुनिया को भारतीय रुपए की जरूरत होती है वो उतनी ही रह गई है, जिससे डॉलर मजबूत हो गया है और रुपया कमजोर। अब ये जो ट्रेड के चलते डॉलर और रुपए के नंबर में कमी आई है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में दर्ज किया जाएगा। इसी तरह जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे फिर से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और इस डेफिसिट को दर्ज किया जाता है बीओपी के कैपिटल अकाउंट में। अब आरबीआई का काम होता है करंट अकाउंट के डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से सेट ऑफ करना, ताकि रुपए की कीमत ज्यादा ना लुढ़क सके। आंकड़ों के मुताबिक अब जैसे अप्रैल से दिसंबर में देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट -29.3 बिलियन डॉलर है और कैपिटल अकाउंट सरप्लस 90 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी टोटल एक्सचेंज रेट हो गया 63.5 बिलियन डॉलर। अब ये जो पैसा है आरबीआई इसको फॉरेक्स रिजर्व में ऐड कर देगा, जिससे रुपए की कीमत मजबूत हो जाएगी। तो ये है रुपए के मुकाबले डॉलर को लेकर पूरा फाइनेंशियल खेल। लेकिन अफसोस, नेता लोग इन चीजों से कोसों दूर होते हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिखती है रुपए को लेकर गिरावट। हालांकि इसमें कई ऐसे काम हैं जो सरकारों को करने की जरूरत होती है। मसलन विदेशों के साथ अपने ट्रेड संबंध बढ़िया बनाना, जिससे माल ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा डॉलर्स आएंगे। दूसरा, अपनी इंडस्ट्री को इतना सक्षम बनाना जिससे हम चीन जैसी इकोनॉमी के साथ compete कर सकें। इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और स्टेबिलिटी भी होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, जिससे और ज्यादा विदेशी करेंसी भारत में आएगी और रुपया मजबूत होगा। अब ये वो काम है जहां पर सरकारों को ध्यान देने की असल में जरूरत होती है। बाकी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो हमें सवाल उठाने की पूरी आज़ादी है और सवाल उठाए भी जाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।